सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, मैं क्या बताऊं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में ये सम पूछा जाता है और ये एक ऐसा सम है जो आपको स्टैंडर्ड 12 के हर एक टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। इवन ये सीए फाउंडेशन के भी हर एक स्टडी मटेरियल में आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। आखिर ये क्वेश्चन है क्या। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो, इसमें 4 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन में। चारों साल का वेट्स दिया हुआ है। वेट्स क्या होता है? रैंक्स होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इन चारों साल का जो प्रॉफिट है इसमें कुछ ना कुछ कहीं पे एरर है। क्या क्या एरर है? तो ये 3 एरर्स दिया हुआ हमारे पास। देखो क्या ध्यान से कहता है, 31 मार्च 2014 इस साल फर्म ने क्या किया, एक मेजर रिपेयर कराया अपने प्लांट पे, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे। तो जब भी आप मेजर रिपेयर अपने प्लांट एंड मशीनरी पे करते हो तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और वो प्लांट एंड मशीन के साथ ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन गलती क्या हो गया, वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चला गया। तो ये गलती था, जाना चाहिए था बैलेंस शीट में ये खर्च 12,000 का, लेकिन चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर कहता है इस प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था 10% पर एनम, तो हमने उसको एसेट माना ही नहीं था, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसको कैसे सुधारना है ये आप इस क्वेश्चन में सीखोगे। दूसरा कहता है 31 मार्च 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया था, यानी जितना होना चाहिए था उससे मैंने ज्यादा वैल्यूएशन कर दिया था। और सबसे अंत में कहता है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 9600 शुड बी मेड, यानी ये एक ऐसा खर्च है जो पहले नहीं होता था लेकिन अब होगा। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर में ये खर्च होने वाला है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सारा एडजस्टमेंट जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और फिर इस सॉल्यूशन को देखिए। बहुत ध्यान से आप इस सॉल्यूशन को समझेंगे, कंसेप्चुअल है। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें कई सारा एरर्स है जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिया हुआ था। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इन सारे प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और जिसे रेक्टिफाई करके हम कहेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। तो आइए हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट पहले निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालना आपको एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले तो जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है चारों साल के प्रॉफिट को आप यहां पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पहला एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट कह रहा था कि 31 मार्च 2014 में इस फर्म ने क्या किया, मेजर रिपेयर कराया अपने प्लांट एंड मशीनरीज पे। तो प्लांट एंड मशीनरीज पे जब आप मेजर रिपेयर कराते हो तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हम करते हैं तो वो अमाउंट एसेट के साथ ऐड हो जाता है और वो बैलेंस शीट में चला जाता है। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का मतलब उसको उसने कहां रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में खर्च दिखा दिया। अब अगर तुम जबरदस्ती खर्च दिखा दोगे तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, खर्च ज्यादा दिखा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी हमारा 31 मार्च 2014 का जो प्रॉफिट था, जितना होना चाहिए था उससे क्या हो गया, कम। अब मुझे उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी वो रेक्टिफाई होगा। तो मैंने यहां लिखा ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट और इस साल के प्रॉफिट को देखिए 12,000 से हमने बढ़ा दिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा था ये जो प्लांट है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% पर एनम के रेट से, पर हमने तो इसको प्लांट में लिया ही नहीं था इस अमाउंट को, तो फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। तो अब रेक्टिफाई करने के लिए आपको पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं 10% निकालता हूं तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1200। अब सवाल ये है सर किस साल चार्ज करना है, तो आप डेप्रिसिएशन 11 में पढ़ चुके हो। देखो ये जो मेजर रिपेयर हमने कराया था वो 31 मार्च 2014 में कराया था, एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस साल तो डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा नहीं, तो डेप्रिसिएशन फिर किस साल लगेगा, अगले साल। तो अगले साल का जो प्रॉफिट है वहां से मैंने इसका 10% निकाला 1200, ये डेप्रिसिएशन है, उससे मैंने इस साल के प्रॉफिट को माइनस कर दिया। बिकॉज हम सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। ओके, अगले एडजस्टमेंट में आते हैं। अगला एडजस्टमेंट कह रहा था कि 31 मार्च 2013 का जो प्रॉफिट है वो भी इफेक्टेड है। कैसे इफेक्टेड है, बिकॉज उस साल क्या हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड कर दिया।
यानी जितना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए था उससे हमने ज्यादा वैल्यू दिखा दिया। अब देखो बाबू, क्लोजिंग स्टॉक याद करो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर तुम बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, वो भी बढ़ जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला आप निकाल लो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप बढ़ा देते हो तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। और ओपनिंग स्टॉक के केस में उल्टा, अगर ओपनिंग स्टॉक को आप बढ़ा देते हो तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हमने गलती से बढ़ा दिया था, तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था, बढ़ गया था। तो हमें इस साल के प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया 4800 और यहाँ पे आप लिख दो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है वो तुरंत सोचेगा यार इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी अगले साल का भी प्रॉफिट इफेक्टेड हुआ होगा। तो ओपनिंग स्टॉक से कैसे प्रॉफिट इफेक्टेड होता है, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट क्या होता है, घट जाता है। तो इसका मतलब कि 31 मार्च 2014 का जो ओपनिंग स्टॉक था, इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक था वो भी गलती से बढ़ गया था, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक के बढ़ जाने से प्रॉफिट क्या हो गया था, उस साल कम हो गया था। तो अब हमें उस साल के प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे 4800 से आप इस साल के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और सबसे अंत में क्वेश्चन में दिया हुआ था टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट का खर्च को बढ़ाने के लिए हमें हर साल 9600 रुपया खर्च बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो खर्च है इसको हम लोग फ्यूचर एक्सपेंस बोलेंगे, बिकॉज ये खर्च पहले नहीं होता था, अब होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन में कभी भी फ्यूचर एक्सपेंस दिया रहेगा तो उसका रूल क्या है कि मैं हर एक साल के प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है ना। क्यों हर एक साल के प्रॉफिट में से करूंगा, बिकॉज ये जो खर्च है ये किसी एक साल से रिलेटेड नहीं है, इन सारे साल में तो वो हुआ ही नहीं था खर्चा, तो किसी एक से घटाऊंगा तो बाकी 3 झगड़ा करेंगे हमसे। तो इसलिए क्या करना है कि इसको चारों साल के प्रॉफिट में से आप माइनस कर दो। जैसे ही आप माइनस करोगे यू विल गेट दी, अब इसको ऐड लेस करके एडजस्टेड प्रॉफिट आपका ये चारों साल का आ गया। अब देखो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया, अब वेटेड प्रॉफिट निकालना है अगले स्टेप में। तो वेटेड प्रॉफिट आप पहले भी सीख चुके हो, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ये मैंने 4 कॉलम्स बनाया है। सबसे पहले वाले कॉलम में लिखोगे ईयर्स, एडजस्टेड प्रॉफिट जो अभी अभी आप लोगों ने निकाला, ये चारों साल का एडजस्टेड प्रॉफिट हमने लिखा है। यहाँ चारों साल के वेट्स को लिखा। वेट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेटेड प्रॉफिट निकालना है, तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एडजस्टेड प्रॉफिट के साथ वेट्स को मल्टीप्लाई करते रहो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया, इसके साथ इसको करो, इतना आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये वेटेड प्रॉफिट्स निकाल लिया। अब हमें अगले स्टेप में वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ये जो इसका टोटल सम आया उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट्स से, तो यानी 4,39,600 को 10 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 43,960, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालना था इस क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 43960 एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज गिवन इन योर क्वेश्चन एज 3, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट सम ये आपने सीखा, इसको 2 से 3 बार आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करो और कंसेप्ट क्लियर करके करो।